हाय दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नैन्सी सक्सेस क्लासेस। दोस्तों, आज मैं आप सभी लोगों को पॉलिटी में महत्वपूर्ण अनुच्छेद बताऊंगी, यानी कि इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स के बारे में बताऊंगी जो यूपीपी पुलिस की परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, हमारे यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, भारत राज्यों का संघ है, यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत घोषित है? भारत राज्यों का संघ है, यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत घोषित है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अनुच्छेद 1। देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 1 के अंतर्गत भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। अनुच्छेद 1 के अंतर्गत भारत को राज्यों का संघ कहा गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि अनुच्छेद 1 में। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नए राज्यों का निर्माण होता है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नए राज्यों का निर्माण होता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि अनुच्छेद 3 के अंतर्गत। अनुच्छेद 3 के अंतर्गत भारतीय संविधान के नए राज्यों का निर्माण होता है। देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान के नए राज्यों का निर्माण आर्टिकल 3 के अंतर्गत होता है, तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनुच्छेद 3। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद संसद को नागरिकता के अधिकार को नियम करने की शक्ति प्रदान करता है, वह है? भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद संसद को नागरिकता के अधिकार को नियमित करने की शक्ति प्रदान करता है, वह है? तो देखिए दोस्तों, वह आर्टिकल 11 है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि आर्टिकल 11 में हम भारतीय संविधान के संसद को नागरिकता के अधिकार को नियमित करने की शक्ति के बारे में पढ़ते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 11 हो जाएगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो देखिए दोस्तों, हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया है समानता का अधिकार। तो समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक होता है। फिर सी है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। तो संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार आर्टिकल 29 से लेकर आर्टिकल 30 तक है। और हमारा ऑप्शन डी है स्वतंत्रता का अधिकार। तो आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक है। और हमारा आर्टिकल बी ऑप्शन बी दिया है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 23 से 24 तक। तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन हमारा बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन बी में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 23 से 24 तक नहीं होता है, तो यह ऑप्शन गलत होगा, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 23 से लेकर 24 तक। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर राज्य किसी से विभेद नहीं करेगा, यह किस अनुच्छेद में है? देखिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन 5वां है, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी से विभेद नहीं करेगा, यह किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों, यह अनुच्छेद हमारा 15 में दिया है। अनुच्छेद 15 में दिया है कि किसी व्यक्ति के साथ धर्म, उसकी जाति और लिंग और जन्म स्थान के आधार पर कहीं पर आने जाने के लिए भेदभाव नहीं किया जाएगा, या फिर कहीं बसने के लिए भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि हमारा आर्टिकल 15 में दिया है किसी व्यक्ति के साथ धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन 6वां है, लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता किस अनुच्छेद के आधार पर दिया जाता है? लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता किस अनुच्छेद के आधार पर दिया जाता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अनुच्छेद 16 के अंतर्गत। अनुच्छेद 16 के अंतर्गत लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता दिया जाता है। आर्टिकल 16 के अंतर्गत लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता दिया जाता है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है 7वां है, अस्पृश्यता का अंत की बात किस अनुच्छेद में है? अस्पृश्यता के अंत की बात किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों, अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता के अंत की बात कही गई है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अस्पृश्यता का अंत आर्टिकल 17 में दिया है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में
उपाधियों के अंत की बात कही गई है? किस अनुच्छेद में उपाधियों के अंत की बात की गई है? तो दोस्तों आर्टिकल 18 में उपाधियों के अंत की बात की गई है। आर्टिकल 18 में उपाधियों के अंत की बात की गई है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में उपाधियों के अंत की बात की गई है, तो हमारा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, वाक्य तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? वाक्य तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों देखिए, वाक्य तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमारा आर्टिकल 19 में दिया गया है। आर्टिकल 19 में दिया गया प्रेस की स्वतंत्रता, वाक्य तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, जानने की स्वतंत्रता और शांतिपूर्वक रहने की स्वतंत्रता और झंडा फहराने की भी स्वतंत्रता हमारा आर्टिकल 19 में दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि आर्टिकल 19 में। देखिए दोस्तों, आर्टिकल 16 में लोक नियोजन के विषयों में समानता का अधिकार दिया है। आर्टिकल 16 में लोक नियोजन के विषयों में समानता का अधिकार दिया गया है। और आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का अंत यानी कि छुआछूत के भेदभाव का अंत किया गया है। आर्टिकल 17 में छुआछूत के भेदभाव का अंत किया गया है। और आर्टिकल 15 में हमारा दिया है किसी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। और हमारा आर्टिकल 19 में दिया ही गया है वाक्य तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में, और तथा जानने की भी इच्छा, शांतिपूर्वक रहने की इच्छा, झंडा फहराने की स्वतंत्रता और बोलने की स्वतंत्रता भी हमारा आर्टिकल 19 में ही है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में निम्नलिखित में से कौन सी एक स्वतंत्रता प्रदत्त नहीं है? कौन सी एक स्वतंत्रता प्रदत्त नहीं है? तो देखिए दोस्तों, हमारा पहला ऑप्शन है सभा की स्वतंत्रता, ऑप्शन बी है भ्रमण की स्वतंत्रता, ऑप्शन सी है धर्म की स्वतंत्रता, ऑप्शन डी है निवास तथा बस जाने की स्वतंत्रता। तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन सी को छोड़कर हमारा सभी आर्टिकल 19 के अंतर्गत आते हैं, जबकि ऑप्शन सी यानी कि धर्म की स्वतंत्रता हमारा आर्टिकल 19 में नहीं आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि धर्म की स्वतंत्रता हमारा आर्टिकल 19 के अंतर्गत नहीं आता है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण की बात किस अनुच्छेद में की गई है? किसी अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण की बात किस अनुच्छेद में की गई है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आर्टिकल 20 के अंतर्गत। आर्टिकल 20 के अंतर्गत किसी अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण की बात की गई है। हमारा आर्टिकल 20 में किसी अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण की बात की गई है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आर्टिकल 20। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद में है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद में है? तो देखिए दोस्तों, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता हमारा आर्टिकल 21 में दिए गए हैं। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण आर्टिकल 21 में दिए हैं, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 21 में हमारा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण के बारे में बताया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण आर्टिकल 21 में दिया गया है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण की बात किस अनुच्छेद में की गई है? कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण की बात किस अनुच्छेद में की गई है? तो दोस्तों अनुच्छेद 22 में हमारा गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण की बात की गई है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 के अंतर्गत गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण की बात की गई है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण की बात किस आर्टिकल में कही गई है? कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण की बात किस अनुच्छेद में कही गई है?
तो दोस्तों देखिए, आर्टिकल 22 में हमारा गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण की बात कही गई है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 के अंतर्गत गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण की बात कही गई है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को किसी जोखिमपूर्ण काम से में नहीं लगाया जा सकता है, यह किस अनुच्छेद में दिया गया है। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को किसी जोखिमपूर्ण काम में नहीं लगाया जा सकता है, यह किस अनुच्छेद में है। तो देखिए दोस्तों, हमारा आर्टिकल 24 है। तो आर्टिकल 24 में दिया गया है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को किसी भी जोखिमपूर्ण कार्य में भाग या हिस्सेदारी नहीं लगाया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आर्टिकल 24 के अंतर्गत हो जाएगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, सिखों द्वारा कृपाण धारणा करना किस अनुच्छेद के अंतर्गत है। सिखों द्वारा कृपाण धारणा करना किस अनुच्छेद के अंतर्गत है। तो दोस्तों अनुच्छेद 25 के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपाण धारणा करना इसी के अंतर्गत दिया है, आर्टिकल 25 के अंतर्गत। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आर्टिकल 25। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 39। आर्टिकल 39 में हमारा सामान्य कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 39 में समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, आर्टिकल 39। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, सामान्य न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता किस अनुच्छेद में है। सामान्य न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता किस अनुच्छेद में है। तो देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 39A में सामान्य न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता के बारे में अनुच्छेद 39A में बताया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि आर्टिकल 39A में। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो देखिए दोस्तों, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता हमारा आर्टिकल 44 में दिया गया है। नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता आर्टिकल 44 में दिया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, समान सिविल संहिता लागू करने वाला देश का एकमात्र राज्य कौन सा है। समान सिविल संहिता लागू करने वाला देश का एकमात्र राज्य कौन है। तो दोस्तों, समान सिविल संहिता लागू करने वाला एकमात्र देश का राज्य गोवा है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोवा। गोवा एक ऐसा देश का राज्य है जिसने समान सिविल संहिता लागू किया था, सबसे पहले जिसने समान सिविल संहिता लागू किया। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, अल्पसंख्यक शब्द का भारत में किस संविधान के अनुच्छेद में प्रयोग किया गया। किस संविधान के अनुच्छेद में अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग किया गया। तो देखिए दोस्तों, आर्टिकल 19 और 20 में अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग किया गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आर्टिकल 29 और 30 में अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग किया गया। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है। तो दोस्तों आर्टिकल 30 है। आर्टिकल 30 संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है। आर्टिकल 30 संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि आर्टिकल 30 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन उपबंधित है। हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन उपबंधित है। तो दोस्तों आर्टिकल 47 का में पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन
उपबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन उपबंधित है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों के गठन का प्रावधान है? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों का गठन का प्रावधान है? तो देखिए दोस्तों, आर्टिकल 40 के अंतर्गत संविधान के पंचायतों का गठन का प्रावधान है। तो हमारा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी कि आर्टिकल 40 में संविधान के पंचायतों का गठन का प्रावधान सम्मिलित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आर्टिकल 40। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य को अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को प्रोत्साहित करने की शक्ति है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत या किस अनुच्छेद के तहत राज्य को अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को प्रोत्साहित करने की शक्ति प्रदान है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी कि आर्टिकल 51। आर्टिकल 51 के अंतर्गत भारतीय संविधान ने राज्य को अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा को प्रोत्साहित करने की शक्ति प्रदान है। आर्टिकल 51 में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा एवं शांति प्रोत्साहित करने की शक्ति प्रदान है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो दोस्तों आर्टिकल 51A मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। आर्टिकल 51A मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 51A मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। यदि दोस्तों आपसे पूछा जाए कि मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं, तो मौलिक कर्तव्य हमारा रूस देश के संविधान से लिए गए हैं। मौलिक कर्तव्य हमारा रूस देश के संविधान से लिए गए हैं। और यदि मौलिक अधिकार पूछे तो मौलिक अधिकार अमेरिका देश के संविधान से लिए गए हैं। देखिए दोस्तों, मौलिक कर्तव्य हमारा रूस देश के संविधान से लिया गया है, और जबकि मौलिक अधिकार हमारा अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। और मौलिक कर्तव्य हमारा आर्टिकल 51A में सम्मिलित है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय विदेश नीति से संबंधित है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय विदेश नीति से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 51। आर्टिकल 51 भारतीय विदेश नीति से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आर्टिकल 51 भारतीय संविधान की विदेश नीति से संबंधित है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति की बात कही गई है? किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति की बात कही गई है? तो दोस्तों आर्टिकल 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति की बात कही गई है। आर्टिकल 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति की बात कही गई है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी कि आर्टिकल 55 में देखिए दोस्तों, आर्टिकल 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति की बात कही गई है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी कि आर्टिकल 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति की बात कही गई है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर हम लोग आगे देखेंगे, हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति की पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की होती है, किंतु वह पुनर्निर्वाचन का पात्र है। यह व्याख्या किस आर्टिकल में है? देखिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रपति की पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की होती है, किंतु वह पुनर्निर्वाचन का पात्र है। यह व्याख्या किस आर्टिकल के अंतर्गत है? तो दोस्तों यह व्याख्या हमारा आर्टिकल 56 से लेके 57 में है। यह आर्टिकल 56 से लेके 57 तक है। यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आर्टिकल 56 से 57। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति पर महाभियोग हमारा आर्टिकल 61 में होता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग आर्टिकल 61 में दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि आर्टिकल 61। देखिए दोस्तों, यह क्वेश्चन
बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यह क्वेश्चन हर कंपटीशन की परीक्षाओं में पूछा जाता है। और अनुच्छेद से संबंधित तो यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग का वर्णन हमारा किस आर्टिकल में है। तो देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति पर महाभियोग आर्टिकल 61 में होता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग आर्टिकल 61 में दिया गया है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में निहित है। राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान या पूर्णदर्शन की शक्ति किस अनुच्छेद में है। तो देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति हमारा आर्टिकल 72 में दिया गया है। राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति आर्टिकल 72 में दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति आर्टिकल 72 में दिया गया है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा शपथ या ओथ की बात किस अनुच्छेद में है। राष्ट्रपति द्वारा शपथ और शपथ को ओथ कहते हैं कि बात किस अनुच्छेद में है। तो दोस्तों, राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण करने की शक्ति आर्टिकल हमारा 60 में दिया है। राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण करने की अनुच्छेद हमारा आर्टिकल 60 में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण करने की बात आर्टिकल 60 में है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का राष्ट्रीय संघीय कैबिनेट की सलाह मानने के लिए बाध्य है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि आर्टिकल 74। थैंक यू दोस्तों। देखिए, आज मैंने आप सभी लोगों को आर्टिकल से संबंधित महत्वपूर्ण पॉलिटी की क्वेश्चन करवाया है। तो आप सभी लोग इसको जरूर देख लीजिए, क्योंकि यूपीपी परीक्षा के लिए यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, आप सब लोग इसे जरूर देख लीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।